हेलो फ्रेंड्स, आज मैं धनबाद डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जूनियर इंजीनियर के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर ECR यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत जो धनबाद डिवीज़न आते हैं वहाँ पर ये पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाया गया था, जो कि IAQ 25% कोटा के अंतर्गत यह पेपर कंडक्ट हुआ था। एग्ज़ाम डेट की अगर बात करें तो अभी हाल ही में यह पेपर 18 अक्टूबर 2023 को कंडक्ट हुआ है। इसमें अगर बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की तो इसमें टोटल 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए कैंडिडेट को पूरे 2 घंटे का समय दिया गया था। और इस पेपर के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स रखे गए थे वह 100 रखे गए थे, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स रखे गए थे। इसके अलावा अगर बात करें तो इस पेपर के अंतर्गत 1/3 नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। पहले प्रश्न की यहाँ पर बात करें अगर तो पहला प्रश्न पूछे गए हैं, परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम वैगन ऑफ ब्रॉड गेज वाइल चेंजिंग द व्हील, यानी पहिए को बदलते समय ब्रॉड गेज के एक ही वैगन पर व्हील ट्रेड का जो व्यास में अन्वय भिन्नता होता है वो कितने mm अलाउ होता है। चूँकि यहाँ प्रश्न वैगन के रिगार्डिंग यानी मालगाड़ियों के रिगार्डिंग पूछा गया है, तो वैगन के केस में अगर बात करें हम तो सेम एक्सल के केस में 0.5 mm का परमिसिबल रहता है। सेम बोगी के केस में अगर बात करें हम तो 13 mm, और सेम वैगन की केस में अगर बात करें हम तो 25 mm तक व्हील डाया डिफरेंसेस परमिसिबल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे प्रश्न में सेम वैगन के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो 25 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन एक्सीडेंट मैनुअल ट्रेन पार्टिंग इज कॉम अंडर, यानी दुर्घटना नियमावली में ट्रेन पार्टिंग किसके अंतर्गत आता है। तो अगर बात करें एक्सीडेंट मैनुअल के अनुसार तो इसके अनुसार टोटल 16 क्लासेस में एक्सीडेंट को क्लासीफाई किया गया है, जो कि ए से लेकर आर तक रखा गया है, जिसमें आई एंड ओ को वर्तमान में एलिमिनेट कर दिया गया है, यानी समाप्त कर दिया गया, हटा दिया गया है मैनुअल से। इसमें अगर प्रश्न के अनुसार चले तो ट्रेन पार्टिंग जो होता है वह क्लास जे के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें अंतर्गत अगर बात करें क्लास जे के अंतर्गत तो इसके अंतर्गत जो फेलियर ऑफ इंजन एंड रोलिंग स्टॉक आता है, जिसमें हमारा अगर बात करें तो J3 क्लास जो होता है ट्रेन पार्टिंग का वो हमारा पैसेंजर ट्रेन को इंडिकेट करता है। वहीं अगर बात करें J4 क्लास जो होता है ट्रेन पार्टिंग का वो हमारा नॉन पैसेंजर यानी जिसमें जो हमारा गुड्स वगैरह होता है उसकी अगर ट्रेन पार्टिंग होगा तो J4 क्लास इसके अंतर्गत आएंगे, और पैसेंजर कैरिंग वाले अगर ट्रेन पार्टिंग होते हैं तो हमारे J3 क्लासेस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए J क्लास इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, न्यूली बिल्ट BLC कंटेनर वैगन फर्स्ट POH पीरियोडिसिटी इज, यानी नव निर्मित BLC कंटेनर वैगन का पहला POH यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग का जो आवधिकता होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो न्यूली बिल्ट जो BLC वैगन होते हैं उसका पहला जो POH कंडक्ट करवाया जाता है वो 6 वर्ष के अंतराल पर कराया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इंस्ट्रक्शंस फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉक्सिंग वैगन फिटेड विद कैस्नर बोगी एंड एयर ब्रेक सिस्टम व्हाट RDSO टेक्निकल पैम्पलेट्स इज यूज, यानी कैस्नर बोगियों और एयर ब्रेक सिस्टम से सुसज्जित बॉक्सिंग वैगन के निरीक्षण और रख रखाव के लिए जो RDSO का तकनीकी पैम्पलेट्स दिया गया है उसमें किसका प्रयोग बॉक्सिंग वैगन के लिए किया जाता है। तो बॉक्सिंग वैगन के लिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिए गए इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग में वो हमारा G70 के अंतर्गत दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर बात करें G90 जो है
वो BTPN के मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के रिगार्डिंग बताए गए हैं। वहीं G97 जो है वह फ्रेट स्टॉक का जो एयर ब्रेक सिस्टम्स के रिगार्डिंग जो होता है उसके रिगार्डिंग यह G97 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर्स आर, यानी उच्च क्षमता वाले ड्राफ्ट गियर कौन से होंगे। तो हाई कैपेसिटी ड्राफ्ट गियर की अगर बात करें तो इसमें मार्क 50 और RF 361 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें अगर बात करें मार्क 50 की कैपेसिटी का, तो मार्क 50 का जो कैपेसिटी होता है वह होता है 5385 kg मीटर होता है। वहीं अगर बात करें RF 361 का कैपेसिटी का तो यह 5725 kg मीटर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर व्हाट इज एन इंटीग्रेटेड पोर्शन ऑफ द एक्सल, यानी धुरी का एकीकृत भाग कौन सा होता है। तो ये जर्नल कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है इन ईयर ब्रेक इन टू इन रैक आफ्टर इंटेंसिव एग्जामिनेशन वैलिडिटी ऑफ BPC रिमेंस अप टू द, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ईयर ब्रेक एंड टू एंड रैक के केस में अगर इंटेंसिव एग्जामिनेशंस के बाद BPC की जो वैलिडिटी होता है वो कब तक वैलिड रहता है। तो जब भी अगर बात करें इंटेंसिव की केस में तो वह वन लोडिंग के बाद जैसे ही उसका अनलोडिंग की जाती है, यानी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद, वहाँ पर पहुँचने के बाद इसकी BPC इनवैलिड हो जाता है। तो यहाँ पर अप टू डेस्टिनेशन इंटेंसिव केस में इसका वैलिडिटी पीरियड रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डट कलेक्टर ऑफ अ वैगन शुड बी क्लीनेड विद इन, यानी एक वैगन का जो डट कलेक्टर्स को जो साफ़ किया जाता है कितने अंतराल पर किया जाता है। तो जो डट कलेक्टर अगर मालगाड़ी यानी वैगन के केस में यहाँ पर पूछा गया है तो यहाँ पर ROH के दौरान किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो एट द टाइम ऑफ ROH, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फॉर टेस्टिंग एयर प्रेशर लोकोमोटिव्स द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, यानी वायु दाब लोकोमोटिव से परीक्षण के लिए जो परीक्षण प्लेट्स का जो होल का डायमीटर कितने mm का होता है। तो इसका जो अगर बात करें टेस्ट प्लेट के होल का डायमीटर की तो यह 7.5 mm का होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक सिलेंडर बॉक्स एंड वैगन इच, यानी एयर ब्रेक सिलेंडर जो बॉक्स एंड वैगन होते हैं, यहाँ पर प्रश्न को हम कंसीडर करेंगे कन्वेंशनल टाइप अंडर फ्रेम माउंटेड जो सिंगल सिलेंडर लगे होते हैं बॉक्स एंड वैगन में, उसके हिसाब से यहाँ पर डायमीटर को कंसीडर करेंगे। तो उसके अनुसार जो ब्रेक सिलेंडर का डाया होता है बॉक्स एंड वैगन के लिए वो होता है 355 mm, या इसको अगर बात करें इंचेज में तो 14 इंच का इसका डाया होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इसका पिस्टन स्ट्रोक की तो पिस्टन स्ट्रोक जो होता है वह 85 ± 10 mm होता है जो कि एम्प्टी कंडीशन में होता है। वहीं लोडेड में 130 ± 10 mm होता है जो कि लोडेड कंडीशन में बॉक्स एंड वैगन की ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक होते हैं लोडेड और एम्प्टी में, और डाया 355 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन द कंट्रोलर हेड एंड द बैरल ऑफ SAB इज नेम्ड एज, यानी जो कंट्रोलर हेड और जो बैरल SAB के बीच के जो डिस्टेंस होता है उसे हम ए डायमेंशन के तौर पर जानते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी ए डायमेंशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें ए डायमेंशन की तो नॉर्मली जो ए डायमेंशन होता है वो 70 + 2 - 0 mm होता है। वहीं बोवारन के केस में यह 27 + 2 - 0 mm हो जाता है। बाकी सारे और जो क्वेश्चन अदर एक्सेप्ट जो क्वेश्चन बोगी के जितने भी वैरायटी जिसमें SAB लगे होते हैं उस केस में ए डायमेंशन 70 + 2 - 0 mm होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो एट द ओरिजिनेटिंग पॉइंट मिनिमम ब्रेक पावर ऑफ प्रीमियम एंड टू एंड रैक इज, यानी प्रारंभिक बिंदु पर प्रीमियम एंड टू एंड रैक की न्यूनतम ब्रेक पावर परसेंटेज कितना होगा।
तो यहाँ पर प्रीमियम के केस के में मिनिमम ब्रेक पावर परसेंटेज जो होता है ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर वो 95% होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसकी अगर बात करें वैलिडिटी की तो 12 + 5 डेज इसका वैलिडिटी होता है, जिसमें 5 डेज इसका ग्रेस पीरियड होता है। उसके अलावा हम बात करें तो इस टाइप के यानी प्रीमियम टाइप के एग्जाम्शंस के लिए हमें 75 मैन आवर पर रेक की रिक्वायरमेंट होता है एग्जाम्शंस के लिए। इसके अलावा बात करें तो इस प्रीमियम रेक को पीपीसी इशू करने के लिए हमें ग्रीन पेपर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो हाउ मच प्रेशर शुड ड्रॉप इन अ मिनट आफ्टर पुटिंग अ टेस्ट प्लेट इन अ लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स में टेस्ट प्लेट को लगाने के बाद 1 मिनट में कितना दबाव कम होना चाहिए। यानी जैसे ही हम टेस्ट प्लेट को लोकोमोटिव में लगाएंगे जितना प्रेशर हमारा ड्रॉप होगा, कितने केजी का प्रेशर ड्रॉप होगा, वो यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो जैसे ही हम टेस्ट प्लेट अगर लोकोमोटिव में लगाते हैं तो जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो हमारा 1 kg/cm² का होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 kg/cm²। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एसएबी एडजस्ट क्लियरेंस बिटवीन, यानी एसएबी जो होता है वो किसके बीच क्लियरेंस को समायोजित करता है। तो एसएबी जो होता है वह व्हील और जो ब्रेक ब्लॉक के बीच, यानी जो व्हील ट्रेड जो हम बोलते हैं और ब्रेक ब्लॉक उसके बीच जो गैप होता है उसको मेंटेन करने का काम एसएबी यानी स्लैकलेस बैरल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द एम्प्टी लोड डिवाइस इंडिकेटर प्लेट सोज, यानी एक खाली और लोड डिवाइस संकेतक प्लेट क्या दिखाता है। तो जो एम्प्टी और लोडेड डिवाइस जितनी भी हमारे कन्वेंशनल गुड्स ट्रेन हैं उसमें हमारा सिंगल सिलेंडर के साथ जो फिटेड होते हैं मेनली, उसमें हमारा एम्प्टी के लिए एम्प्टी हैंडल के तौर पर हमारा लगा होता है, जिसमें हमारा कलर कोड कुछ निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हम बात करें येलो एम्प्टी के लिए होता है और जो ब्लैक कोड होता है वो हमारा लोडेड के लिए इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कब हमें एम्प्टी में रखना है, कब लोडेड में रखना है। तो जब भी ग्रॉस जो वेट होता है बैगन की वो हमारा अगर बिलो 42.5 टन हो तो हम उसे एम्प्टी कंडीशन में रखेंगे। जब लोडेड में रखना हो तो कम से कम हमारा जो ग्रॉस वेट होगा बैगन का वो 42.5 टन एंड एबव होना चाहिए। उसके बाद ही हम जो एम्प्टी लोडेड डिवाइस की जो हैंडल है उसको लोडेड पोजीशन में रखेंगे, यानी ब्लैक कलर के कोड की तरफ उसको मूवमेंट कराएंगे। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है द टाइप ऑफ डट कलेक्टर यूज्ड इन अ वैगन, यानी बैगन में प्रयुक्त डट कलेक्टर का प्रकार कौन सा होता है। तो जो बैगन मालगाड़ियों में जो डट कलेक्टर यूज किया जाता है वो 3 वे डट कलेक्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो व्हाट टाइप ऑफ पिवेट यूज्ड इन कैसनव 22WM 22NL एंड अदर टाइप ऑफ कैसनव ट्रॉली, यानी कैसनव ट्रॉली जो है 22WM के साथ या 22NL और अन्य प्रकार के जितने भी कैसनव बोगी होते हैं तो इसमें किस प्रकार के सेंटर पिवेट फिटेड होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जितने भी यहाँ पर टाइप बताए गए हैं 22WM या 22NL, इसमें हमारा स्पेरिकल टाइप फिटेड होता है सेंटर पिवेट जो कि रिवेटेड होता है बोलस्टर के साथ, और एक और हमारा टाइप्स होता है फ्लैट टाइप का। फ्लैट टाइप की अगर बात करें हम तो ये मेनली हमारा जो कैसनव 22HS या HS M1 वर्जन या M2 वर्जन होता है उसमें हमारा सेंटर पिवेट फ्लैट टाइप्स का होता है। इसके अलावा जो उतने भी हमारा WM 22NL 22NLB या 22NLM जो टाइप्स होते हैं कैसनव के उसमें हमारा स्पेरिकल टाइप्स के सेंटर पिवेट का प्रयोग किया जाता है जो कि बोलस्टर के साथ रिवेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लानेशन ऑन व्हील ट्रेड, यानी व्हील ट्रेड पर मानक झुकाव जो होगा स्टैंडर्ड इंक्लानेशन वो कितने रेंज में होते हैं। तो व्हील ट्रेड की यहाँ पर बात किया जा रहा है तो व्हील ट्रेड पर जो व्हील स्टैंडर्ड इंक्लानेशन होता है
वो 1/20 के रेस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि व्हील फ्लैंज पर, तो व्हील फ्लैंज पर यह होता है 1/2.5 के रेस्पेक्ट में होता है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत, जिसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, नॉमिनल डायमेंशन ऑफ साइड मिरर रबर पैड फॉर कैसना बोगी इज, यानी कैसना बोगी में साइड मिरर पर रबर पैड का जो नए आयाम होता है वो कितने mm का होगा। नॉमिनल डायमेंशन यहाँ पूछा जा रहा है, जो रबर पैड यूज किया जाता है कैसना बोगी में साइड मिरर के तौर पर, तो उसका नया जो होता है वो 114 mm का होता है, यानी 114 mm का इसका नया डायमेंशन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब यह रिड्यूस होकर 109 mm पर आ जाता है तब इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, पेलोड ऑफ BTPN वैगन, यानी BTPN वैगन का पेलोड कितने टन का होता है। तो पेलोड की अगर बात करें BTPN वैगन की, तो इसका होता है 54.28 टन का इसका पेलोड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है, द मैकेनिकल कोड ऑफ बोगी पेट्रोल टैंक वैगन फिटेड विद न्यूमेटिक ब्रेक इज, यानी जो वायवीय ब्रेक युक्त बोगी पेट्रोल टैंक वैगन का जो यांत्रिक कोड होता है वो कौन सा होगा। मैकेनिकल कोड यहाँ पर पूछा जा रहा है पेट्रोल टैंक वैगन के लिए, तो वो होता है BTPN। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैकेनिकल कोड ऑफ कास्टिक सोडा टैंक वैगन, यानी जो कास्टिक सोडा टैंक वैगन का यांत्रिक यानी मैकेनिकल कोड पूछा जा रहा है, तो वह होता है TCS या BTCS, दोनों का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो क्लीनिंग ऑफ H2SO4 टैंक वैगन इज कैरिड आउट विच, यहाँ पर H2SO4 जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार के अगर टैंक वैगन हो तो उसको क्लीनिंग करने के लिए हमें सोडियम फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ पर सोडियम फॉस्फेट इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच टाइप ऑफ ट्रॉली यूज्ड इन BLC वैगन, यानी BLC वैगन में किस प्रकार के ट्रॉली का उपयोग किया जाता है। तो BLC वैगन के अंतर्गत अगर बात करें हम तो कास्ट स्टील बोगी टाइप LCCF20C का प्रयोग किया जाता है बोगी के तौर पर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं बात करें हम BLC वैगन के अंतर्गत तो एक यूनिट में टोटल 5 कार होते हैं, इसका आप ध्यान रखें, जिसमें हमारा दोनों एंड में हमारा ए कार होता है, बीच में हमारा 3B कार लगे होते हैं। बी कार एक दूसरे से STB यानी स्लैगलेस ड्रॉ बार से कनेक्टेड होते हैं, जबकि ए कार के वन एंड में हमारा SAB CBC लगा होता है, जबकि अदर एंड में हमारा SDB यानी स्लैगलेस ड्रॉ बार लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, फॉर ऑटोमेटिक लॉकिंग एंड फॉर लिफ्टिंग ऑफ ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक हाउ मच फोर्स इज kg रिक्वायर्ड रिस्पेक्टिवली, यानी स्वचालित लॉकिंग के लिए और स्वचालित ट्विस्ट लॉक को उठाने के लिए क्रमशः कितने किलोग्राम बल की आवश्यकता होता है। तो जब भी हमें ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक यानी ATL का लॉक करने और लिफ्ट करने की अगर फोर्सेस की अगर बात करें तो लॉक करने के लिए हमें 600 kg का फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है, जबकि लिफ्ट करने के लिए हमें 1000 kg के फोर्स की रिक्वायरमेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 600 एंड 1000 kg। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें हम तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क, यानी ब्रेक डिस्क का व्यास कितना होता है। तो जो ब्रेक डिस्क हमारा जो LHB कोचेज में एक्सेल पे यूज किए जाते हैं, इसका डायमीटर यानी व्यास की अगर बात करें तो ये 640 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें इसका थिकनेस की यानी मोटाई का, तो इसका जो थिकनेस होता है ब्रेक डिस्क का वो 110 mm का होता है। न्यू कंडीशन में जब यह रिड्यूस होकर 96 mm हो जाता है, इसको हम सर्विस से कंडम कर देते हैं।
इसके अलावा बात करें तो जो ब्रेक डिस्क हमारा बना है वो हमारा ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका संख्या अगर बात करें ब्रेक डिस्क के नंबर्स की तो 2 की संख्या में पर एक्सल ब्रेक डिस्क लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है थोरोफ्लोर ऑफ LHB कोचेज आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी LHB कोचों का जो थोरोफ्लोर होता है नीचे वाले फ्लोर और जो रूफ सीट होता है, रूफ सीट और थोरोफ्लोर दोनों के दोनों ऑस्टेनेटिक स्टील यानी SS304 का बना होता है LHB कोच के अंतर्गत। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मटेरियल ऑफ योर डैम्पर ब्रैकेट ऑफ LHB कोचेज इज, यानी LHB कोचों की जो योर डैम्पर ब्रैकेट लगा होता है वो कौन से मटेरियल का बना होता है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो जो योर डैम्पर का जो मटेरियल होता है ब्रैकेट का वो कास्ट स्टील का बना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। योर डैम्पर की अगर बात करें नंबर्स की तो 0-2 की संख्या में पर बोगी लगा होता है और यह जो होता है योर डैम्पर वह बोगी को कोच बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यह रोलिंग मोशन जो कोचेज का होता है उसको मिनिमाइज करने का भी काम योर डैम्पर ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द फायर एक्सटिंग्विशर्स यूज्ड इन AC LHB कोचेज इज, यानी AC LHB कोचों में प्रयुक्त फायर एक्सटिंग्विशर्स किस प्रकार का होता है। तो यह DCP टाइप होता है, यानी ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो DCP टाइप होता है ड्राई केमिकल पाउडर टाइप्स, या जितने भी A क्लास B क्लास या D क्लास तक जितने भी प्रकार के हमारे फायर्स होते हैं उसको यह बुझाने में कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है टॉर्क वैल्यू ऑफ ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट इज, यानी ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट का जो टॉर्क वैल्यू होता है वो कितने न्यूटन मीटर होता है। तो यहाँ पर बात करें हम टॉर्क वैल्यू ब्रेक कैलिपर माउंटिंग बोल्ट के लिए तो यह होता है 170 न्यूटन मीटर इसका टॉर्क वैल्यू होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है ब्रेक एक्सीलेटर एक्चुएट ड्यूरिंग, यानी ब्रेक एक्सीलेटर जो होता है वो कब एक्टिवेट सक्रिय होता है। तो यह इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन के समय यह एक्टिव होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ब्रेक एक्सीलेटर होता है वो BP पाइप से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, यानी हैंड ब्रेक के लिए प्रदान की गई केबल का नाम क्या है। तो जो ब्रेक बान यानी जो हमारा गार्ड बान होता है उसमें जो हैंड ब्रेक लगे होते हैं LHB कोचेज के अंतर्गत जिसको हम LWLLRM के नाम से जानते हैं, उसमें हमारा केबल लगा होता है हैंड ब्रेक के लिए जिससे हम फ्लेक्स बॉल केबल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी जो संख्या होता है 2 की संख्या में फ्लेक्स बॉल केबल लगा होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच, प्रेशर स्विच का क्या उद्देश्य है। तो प्रेशर स्विच का काम होता है टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, यानी एंटी स्किड सिस्टम प्रणाली को सक्रिय करने का काम जो होता है वो प्रेशर स्विच का ही होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ बात करें तो इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट डू यू फर्स्ट, यानी यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ब्रेक बाइंडिंग एक व्हील के सेट पर अगर होता है अगर तो उस केस में क्या हो सकता है। यानी पूर्णतः वन व्हील सेट की अगर बात किया जा रहा है तो प्रत्येक व्हील सेट के लिए हमारा डंप वाल लगा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो ब्रेक कैलिपर लगे होंगे दोनों डिस्को के लिए हमारा उनको भी जाम होने की कंडीशन यहाँ पर हो सकता है, या जो ब्रेक सिलेंडर है वो हमारा सही पूर्वक काम नहीं कर रहा हो। तो ये तीनों कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है। तीनों केसेस में यह हमारा हो सकता है कि एक व्हील सेट पर हमारा ब्रेक बाइंडिंग की समस्या आ रहा हो। तो यहाँ पर एनी ऑफ द एबव कॉजेज हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाइल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड ऑन,
यानी जो वाइल होता है वह सख्त रूप से वर्जित किया गया है। जो कपलर हेड नकल होता है और जो लॉक ऑफ सीबीसी है वहाँ पर वाइल को स्ट्रिक्टली रूप से प्रोहिबिटेड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व। यानी सोलेनॉइड वाल्व और मैग्नेटिक वाल्व यानी चुंबकीय वाल्व का क्या कार्य है। तो इसका कार्य होता है कि जो एयर प्रेशर एंट्री जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम यही सोलेनॉइड वाल्व या मैग्नेटिक वाल्व करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर, टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विड्थ ऑफ फिएट बोगी, यानी फिएट बोगी की चौड़ाई क्या होगा। एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो हमारा बोगी यूज किया जाता है वो हमारा फिएट बोगी यूज किया जाता है। इसकी अगर बात करें विड्थ का तो यह 3030 mm इसका विड्थ होता है यानी चौड़ाई होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं हम अगर बात करें हम एलएचबी कोचेज की लेंथ और बॉडी के केस में तो यह 23,540 mm। लेंथ अवर कपलर की अगर बात करें एलएचबी कोचेज में तो यह 24,000 mm। और हमारा अगर बात करें विड्थ का एलएचबी कोचेज के केस में तो यह होता है 3240 mm होता है। तो इसको सारे डायमेंशन को आप ध्यान रखिए, यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ बोथ साइड लेटरल डैम्पर रिमूव्ड फ्रॉम बोगी, यदि दोनों तरफ से जो लेटरल डैम्पर्स को अगर बोगी से हटा दिया जाए तो इसका प्रभाव क्या होगा। इसका प्रभाव यह हो सकता है कि हमारा जो सेंटर पिवेट्स है वो डिस्प्लेस यानी विस्थापित होने का संभावना बना रहेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सीबीसी फिटेड ऑन एलएचबी कोच हैज, यानी एलएचबी कोचों में लगे सीबीसी में पुलिंग और बफिंग एक्शन दोनों का फीचर्स होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिबल्स एंड इट्स रबर फिटिंग्स फॉर डैमेज इज डन इन, यानी वेस्टिबल और उसकी रबर फिटिंग्स की क्षति का निरीक्षण कौन कौन से अंतराल में किया जाता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इंस्पेक्शन ऑफ वेस्टिबल्स और रबर फिटिंग की तो यह तीनों शेड्यूल्स में किए जाते हैं। डिपो 1, डिपो 2 और डिपो 3 शेड्यूल्स, तीनों शेड्यूल्स के दौरान यह जांच किए जाते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इंस्पेक्शन ऑफ ग्रीस ओजिंग आउट ऑफ एंटी रोल बार बियरिंग इज डन इन, यानी एंटी रोल बार की जो बियरिंग में निकलने वाले ग्रीस का निरीक्षण कौन से अंतराल में किया जाता है। तो यह भी तीनों अंतराल में किए जाते हैं, यानी D1, D2 और D3 शेड्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विथ रिस्पेक्ट टू किलोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ सब शेड्यूल फर्स्ट इज, यानी किलोमीटर के संबंध में जो सब शेड्यूल 1 की जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कितने अंतराल पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम तीनों का देख लें कि सब शेड्यूल 1 के केस में या 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेस पर हम इसका सब शेड्यूल फर्स्ट कंडक्ट करवाते हैं। वहीं SS2 की अगर बात करें तो यह 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम कंडक्ट करवाते हैं। वहीं SS3 की अगर बात करें तो यह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर हम इसका सब शेड्यूल 3 कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पर हमें किलोमीटर के रिस्पेक्ट में हमारा सब शेड्यूल का फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो किलोमीटर 6 लाख किलोमीटर के अंतराल पर हम SS1 कंडक्ट करवाते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी 6 लाख किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट या सेंसिटिविटी टेस्ट जो हम RTR के माध्यम से कंडक्ट करवाते हैं जब हमारा कोचेज प्रॉपर IOH या ROH के दौरान या जो वर्कशॉप में जाते हैं तो SWTR या SCTR के माध्यम से जो हम कंडक्ट करवाते हैं सेंसिटिविटी और इनसेंसिटिविटी टेस्ट,
इसमें हमारा प्रश्न पूछा गया इनसेंसिटिविटी टेस्ट के रिगार्डिंग में। तो जब भी हम इनसेंसिटिविटी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो इस दौरान जो हम प्रेशर SCTR या SWTR से ड्रॉप करते हैं तो उस दौरान जो प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं वो 0.3 kg का प्रेशर 60 सेकेंड तक ड्रॉप करते हैं। इस दौरान जो हमारा DB है वह सेंस नहीं करना चाहिए और ब्रेक गाड़ी में अप्लाई नहीं होनी चाहिए, तब जाकर इससे पता चलेगा कि हमारा DB प्रॉपर रूप से फंक्शन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था जो ब्रेक अप्लाई नहीं होनी चाहिए तो 60 सेकंड तक हम चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कंट्रोल रिजर्वायर इन कोचिंग ट्रेन्स। कोचिंग ट्रेन्स में जो कंट्रोल रिजर्वायर होता है CR का प्रेशर वह कितने kg का प्रेशर होता है। चूँकि सिंगल पाइप हो या ट्विन पाइप हो, कोचिंग गुड्स किसी भी में भी हमारा जो प्रेशर जाता है कंट्रोल रिजर्वायर में वह मेनली हमारा BP पाइप से होते हुए DB से माध्यम से हमारा कंट्रोल रिजर्वायर चार्ज किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो प्रेशर जाएगा वो 5 kg का प्रेशर पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से कंट्रोल रिजर्वायर के अंतर्गत जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें इसकी कैपेसिटी की तो कैपेसिटी इसका 6 लीटर का होता है, जबकि प्रेशर इसमें 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही जाता है, वही BP पाइप के माध्यम से DB से होते हुए। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वायर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द। जब भी ब्रेक एप्लीकेशन के बाद जो कंट्रोल रिजर्वायर है उसका कनेक्शन किससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो जब भी ब्रेक लगाने के दौरान जो हमारा कंट्रोल रिजर्वायर है उसका कनेक्शन जो है ब्रेक पाइप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर सर्विस एप्लीकेशन, यानी सर्विस एप्लीकेशन में जो ब्रेक पाइप प्रेशर का जो रिडक्शन होता है वो कितने kg का होता है। तो इसमें जो सर्विस एप्लीकेशन में हम रिडक्शन करते हैं वो 0.8 से लेकर 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक का प्रेशर हम रिड्यूस करते हैं ब्रेक पाइप से। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ स्लैक एग्जिस्टर इज यूज्ड इन पैसेंजर कोचेज, यानी यात्री कोचों में किस प्रकार के स्लैक समायोजक का उपयोग किया जाता है। तो पैसेंजर कोचेज के अंतर्गत जो स्लैक एग्जिस्टर यूज किए जाते हैं वो IRSA 450 का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट टाइप ऑफ आइसोलेटिंग कॉक्स आर प्रोवाइडेड इन द पैसेंजर कोचेज, यानी यात्री कोचों में किस प्रकार के आइसोलेटिंग कॉक्स का उपलब्ध कराया जाता है। तो इसमें जो आइसोलेटिंग कॉक यूज किया जाता है वो बॉल टाइप का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, बॉल टाइप। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एट व्हाट इंटरवल टेस्ट रिग और विथ अ लोकोमोटिव टेस्टिंग इज कैरिड आउट, यानी परीक्षण रिग या लोकोमोटिव परीक्षण के किस अंतराल पर किया जाता है। तो यह जो कैरिड किया जाता है जो इंटरवल लोकोमोटिव टेस्टिंग के लिए वो 6 मंथ के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है लेंथ ऑफ द एंकर लिंक इज, यानी एंकर लिंक का जो लंबाई है वो कितना होगा। तो एंकर लिंक का लंबाई जो होता है वो 451 ± 1 के रेंज में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि जो एंकर लिंक होता है वह फिटेड होता है बुलस्टर जो होता है हमारा ICF कोचेज का बोगी का बुलस्टर एंड जो बोगी ट्रांजम होता है उसके बीच यह एंकर लिंक फिटेड होता है, जिसका काम होता है कि जो रेशनल मोमेंट होगा बुलस्टर का उसको प्रिवेंट करने का काम हमारा एंकर लिंक करता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है न्यू डायमीटर ऑफ पिन फॉर BSS हैंगर, यानी जो BSS हैंगर के लिए जो पिन होता है उसका डायमीटर नया डायमीटर कितना होता है। तो नया डायमीटर जो होता है वो 37 mm का होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी नॉन रिटर्न बाल्ब्स आर प्रोवाइडेड इन ICF कोचेज फिटेड विद WRA सिस्टम। यानी जब वाटर राइजिंग एपरेटस सिस्टम के साथ फिटेड ICF कोच में नॉन रिटर्न बाल्ब का संख्या ने NRB का संख्या टोटल कितने की संख्या में होगा पर कोचेज, तो इसका संख्या जब WRA सिस्टम के साथ अगर फिटेड हो तो 5 की संख्या में टोटल होता है NRB। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें तो इफ व्हील डायमीटर ऑफ एन ICF कोचेज इज लेस देन 819 mm, हाउ मच थिकनेस ऑफ वुडन पैकिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बफर हाइट एडजस्टमेंट। यानी यदि ICF कोच का पहिए का व्यास 819 mm से कम हो तो बफर ऊंचाई समायोजन के लिए जो लकड़ी की पैकिंग का हम उपयोग करते हैं उसका मोटाई की कितने मोटाई की आवश्यकता होगा पैकिंग का। तो यहाँ पर बात करें जो हमारा 4 तरह के पैकिंग का यूज किया जाता है मेनली हमारा बफर हाइट्स को एडजस्ट करने के लिए ICF कोचेज के अंतर्गत। हम एक बात करें रेंज की तो जो 889 से लेकर 863 तक के जो व्हील डाया अगर होगा तो इसमें जो पैकिंग यूज किया जाएगा वुडन पैकिंग वो 13 mm का यूज किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करें अगर तो 863 से लेकर 839 तक का अगर व्हील डायमीटर होगा तो 26 mm की हम पैकिंग का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा बात करें जब हमारा व्हील डायमीटर 839 से लेकर 819 के रेंज में अगर होगा तो उस दौरान जो पैकिंग हम यूज करेंगे वो 38 mm का हम यूज करेंगे। और अगर बिलो 819 mm अगर व्हील डायमीटर होता है तो उस केस में हम 48 mm का हम 48 mm का जो हम वुडन पैकिंग का प्रयोग करेंगे। प्रश्न में भी हमारा लेस देन 819 mm यानी 819 mm का हमारा बताया गया है। तो इस केस में जो हम पैकिंग का प्रयोग करेंगे वो हम 48 mm के पैकिंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पूछा गया है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का इकाई यानी यहाँ पर आवेग का इकाई यानी इम्पल्स का यूनिट पूछा गया है। तो यहाँ पर बात करें अगर इम्पल्स का तो जो इम्पल्स हमारा होता है वो हमारा अप्लाइड फोर्स और कितने टाइम पीरियड में फोर्स अप्लाई हुआ यानी टाइम्स के रिलेटेड यह फॉर्मूला होता है। फोर्स का यूनिट चूंकि आप जानते हैं न्यूटन होता है और टाइम के लिए जो हमारा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है। यानी जो इम्पल्स का जो यूनिट निकल कर आएगा वो हमारा न्यूटन सेकेंड निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज हीट वेव्स। यानी निम्नलिखित में से किस प्रकार के वेव्स को हम उष्मा तरंग के तौर पर हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो जो इंफ्रारेड जो हमारा वेव्स होता है उसे हम एज अ हीट वेव्स के तौर पर भी बोलते हैं। यह इसलिए बोलते हैं ताकि जो हमारा इंफ्रारेड जो वेव्स होता है वो न केवल हमारा इलेक्ट्रॉन बल्कि जो किसी भी जो आइटम्स होते हैं हमारा उसके इंटायर एटम्स और जो मोलिकुल्स को वाइब्रेशन कराने का वो काम करते हैं। और जो वाइब्रेशन होता है वो हमारा इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम यह होता है कि जो हमारा आइटम होता है कोई भी पदार्थ उसका तापमान उसमें बढ़ जाता है। इसलिए जो हम इंफ्रारेड है उसको आमतौर पर हम हीट वेव के तौर पर भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड वेव्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम कभी आमतौर पर हम हीट वेव के तौर पर भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किसने प्लाज्मा झिल्ली की खोज की थी वो यहाँ पर पूछे गए हैं। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर बात करें जिसकी डिस्कवर की तो जो इसके डिस्कवर किए थे वो रॉबर्ट हुक ने इसका डिस्कवर किया था 1600 ईस्वी के आसपास में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वाइल ऑफ मिर्वेन इज द मोस्ट कॉमन नेम ऑफ द बीच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी वाइल ऑफ मेम्ब्रेन निम्नलिखित में से किसका सबसे आम नाम है, यानी कॉमन नेम है। तो वाइल ऑफ मेम्ब्रेन को हम नाइट्रोबेंजीन के तौर पर जानते हैं। यह एक बहुत ही टॉक्सियस और फ्लेमेबल और जो हमारा हल्के पीले ताप की या सुगंधित वाले जो हमारा यौगिक होता है वो काफ़ी टॉक्सिक रूप में होता है, जिसे हम नाइट्रोबेंजीन के तौर पर जानते हैं वाइल ऑफ मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोबेंजीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करें केमिकल स्ट्रक्चर की, तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर्स होता है वो इस प्रकार से होता है। इसमें ऊपर की तरफ इसका NO2 का कनेक्टेड होता है और इस तरह से हम बेंजीन्स को फॉर्मेट करते हैं, यानी इस प्रकार जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा नाइट्रोबेंजीन के तौर पर जानते हैं। और वाइल ऑफ मेम्ब्रेन को हम साधारणतः हम नाइट्रोबेंजीन के तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर हम, तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फिशेज डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम, निम्नलिखित में से किस मछली के पास केंद्रीय तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। यहाँ पर अगर बात करें फिशेज का जिसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं उपलब्ध है, तो इसमें हमारा अगर बात करें तो जेली फिश इसका सही एग्जाम्पल है, जिसे हम सी जेली के तौर पर भी जानते हैं, जिसमें हमारा इसके अंतर्गत सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ कार्बन, यानी मानव शरीर का कितना प्रतिशत हिस्सा कार्बन से बना है। तो यहाँ पर बात करें मेनली हम 96% का अगर ह्यूमन बॉडी के, तो इसमें हमारा जो ऑक्सीजन का जो मेडअप होता है वो हमारा 65% के साथ ये मेड बना होता है। इसके अलावा अगर बात करें कार्बन का, तो कार्बन जो हमारा होता है वो 18.5% के रिस्पेक्ट में यह अपना कंट्रीब्यूशन देता है। वहीं हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन भी अपना कंट्रीब्यूशन 9.5% के साथ देता है। और इसके अलावा हमारा जो नाइट्रोजन है वो भी हमारा 3.3% के साथ यह हमारा ह्यूमन बॉडी के मेडअप में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। यहाँ पर प्रश्न में केवल कार्बन के रिगार्डिंग पूछा गया था, तो यह 18.5% यानी 18.5% का यह अपना कंट्रीब्यूशन देता है ह्यूमन बॉडी के मेडअप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 18.5%। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ग्लैंड इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स, यानी कौन सी ग्रंथि रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने में कैपेबल होता है। तो यहाँ पर जब भी अगर इंक्रीजिंग ब्लड कैल्शियम लेवल्स की अगर बात की जाए तो यह पाराथायराइड जो ग्लैंड्स होता है वो इसमें हेल्पफुल होता है, जो हमारा ब्लड में जो कैल्शियम लेवल है उसको इंक्रीज करने में यह कैपेबल होते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पाराथायराइड ग्लैंड्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कुंचिकल वाटरफॉल्स, यानी जो कुंचिकल फॉल्स जो है वो हाईएस्ट टायर्ड वाटरफॉल्स इन इंडिया इज लोकेटेड इन, यानी भारत का सबसे ऊंचा स्तर वाला झरना कुंचिकल झरना कहाँ स्थित है। तो कुंचिकल वाटरफॉल्स की अगर बात करें तो यह कर्नाटका स्टेट में स्थित है और जिसकी अगर बात करें हाइट की तो यह 455 मीटर्स इसका लगभग हाइट है। और यह जो बना हुआ है वाटरफॉल्स, यह बराही जो रिवर है उस पर यह वाटरफॉल्स बना हुआ है और यह कर्नाटका स्टेट के अंतर्गत लोकेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तियाओ रिवर इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंट्री, यानी तियाओ नदी जो है निम्नलिखित में से किस देश की बॉर्डर के रेंज बीच में स्थित है। तो जो तियाओ रिवर की अगर बात करें हम तो यह इंडिया एंड म्यांमार के जो बॉर्डर है वहाँ पर यह लोकेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह जो इंडिया के जो मिजोरम स्टेट्स है वहाँ पर इंडिया और म्यांमार के बीच तियाओ रिवर लोकेटेड है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो द मेरीन नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज, यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस स्थान पर
स्थित है। यहाँ पर मेरीन नेशनल पार्क की बात किया जा रहा है, तो जो फर्स्ट मेरीन नेशनल पार्क यानी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो यह गल्फ ऑफ क्लॉथ यानी कच्छ की खाड़ी में यह लोकेटेड है, जो कि गुजरात के अंतर्गत है। जिसका अगर बात करें इस्टेब्लिश की यानी स्थापना की तो 1982 के अंतर्गत किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो गल्फ ऑफ कच्छ इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर मेरीन नेशनल पार्क सिचुएटेड है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है। तो यहाँ पर मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स के बारे में यानी बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से स्टेट्स में है। तो यहाँ पर हम बात करें तमिलनाडु स्टेट्स, मेनली तमिलनाडु स्टेट जहाँ पर 3 मेजर पोर्ट्स उपलब्ध है, जैसे एक हमारा चेन्नई पोर्ट्स, सेकेंड हमारा तूतीकोरिन पोर्ट, थर्ड हमारा है एन्नौर जो पोर्ट है। तीनों पोर्ट यहाँ पर, और प्रश्न के अंतर्गत केवल मोर देन 2 पूछा गया था। तमिलनाडु स्टेट्स इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पर 2 से ज़्यादा मेजर पोर्ट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे लंबी है। तो यहाँ पर बात करें लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विथ विच कंट्री, तो यह बांग्लादेश के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, जहाँ पर इसका सबसे लंबी सीमा है। और इसकी अगर बात करें सबसे लॉन्गेस्ट रेंज की अगर बात करें तो यह 4096 किलोमीटर का सबसे लंबा बॉर्डर यह बांग्लादेश के साथ यह शेयर करता है, जिसमें वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय जो 5 स्टेट्स है, यह अपना अलग अलग रेंज में अपना कंट्रीब्यूशन अपना देता है बॉर्डर शेयर करने में बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, स्वावलंबन 2.0 इज द इंडिजिनेशन रोड मैप ऑफ विच इंस्टीट्यूशंस। यानी स्वावलंबन 2.0 किस संस्थान का स्वदेशीकरण रोड मैप है। तो जो स्वावलंबन 2.0 दिया गया था वो इंडियन नेवी के द्वारा दिया गया है, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी उसने अब तक हासिल किया है, क्या उसने ग्रहण किया है और आगे वह क्या करेगा, यह स्वावलंबन 2.0 के जरिए वह बता पाएगा। तो यह इंडियन नेवी के द्वारा यह इंडिजिनेशन रोड मैप दिया गया है स्वावलंबन 2.0 के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंडियन नेवी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, एस्को वैली विच वाज सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट्स और यूनियन टेरेटरीज। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एस्को वैली जो अभी खबरों में हाल ही में खबरों में रहा था वो किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो जो एस्को वैली है, और इसके अलावा हम बात करें अगर तो मार्सेनिक ला, यह 2 जगह अभी काफ़ी फेमस में रहा था, जिसको गृह मंत्रालय ने लद्दाख में आने वाली जितने भी पर्यटक है उसको टूरिस्ट के लिए यह बॉर्डर को खोल दिया गया है। और जो लद्दाख हमारा अब यूनियन टेरेटरी के रूप में फॉर्म्ड हुआ था जम्मू कश्मीर के बंटवारे के बाद। यहाँ पर हम बात करें अगर तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एस्को वैली जो है वह लद्दाख यूनियन टेरेटरी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद मुज्जू वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी मोहम्मद मुज्जू को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है। तो मोहम्मद मुज्जू की अगर बात करें तो यह अभी हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन वाज कन्फर्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2023 फॉर हर रिसर्च इन। यानी प्रोफेसर क्लाउजिंग गोल्डिन को उनके शोध के लिए अर्थशास्त्र 2023 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस काम के लिए। तो यहाँ पर प्रोफेसर अगर बात करें क्लॉडिया गोल्डिन की, जिन्होंने हाल ही में अभी नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, वो अपना रिसर्च पेपर तैयार किए थी वुमेन लेवर्स मार्केट आउटकम के बारे में। यानी जो महिला है जो अपने कितने परसेंटेज अपना वर्क के मुकाबले जो मेल होता है उनके मुकाबले में हुआ और उनका कितना आउटकम उनको मिलता है, वो इसके बारे में वो रिसर्च पेपर तैयार किया था, जिसके लिए उन्हें इकोनॉमिक्स
2023 में नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, वोमेन्स लोअर मार्केट आउटकम्स। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया साइनोनिम्स ऑफ अग्री, यानी अग्री का साइनोनिम्स यानी समानार्थक शब्द जो आप बोलते हैं उसे हम इंग्लिश फॉर्म में साइनोनिम्स बोला जाता है, यानी अग्री का साइनोनिम्स फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अग्री का फुल फॉर्म होता है भविष्यवाणी करना, यानी अग्री का जो साइनोनिम्स होगा वह प्रोफेरी फेसी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर तो साइनोनिम्स ऑफ ग्वाक, ग्वाक का जो सही मीनिंग होता है वह बुरी नज़र से जो घूरना स्टेयर करने की जो बात होता है वह ग्वाक का साइनोनिम्स होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, स्टेयर यानी घूरना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है डायलेट का साइनोनिम्स है, यहाँ पर समानार्थक शब्द पूछा गया है। तो डायलेट का होता है फैलाना, तो उसका साइनोनिम्स जो होगा वह वाइडन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ प्रश्न है एंटोनिम्स, यानी यहाँ पर विपरीतार्थक शब्द उल्टा शब्द पूछा गया है। तो कॉन्सिलेशन का जो इसका मीनिंग होता है कॉन्सिलेशंस का वो होता है समाधान या सुलह करना। तो यहाँ पर सेपरेशन इसका सही उलट हो जाएगा अलगाव करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एंटोनिम्स ऑफ ट्रेटर, ट्रेटर का विपरीतार्थक शब्द यानी ट्रेटर का मीनिंग होता है गद्दार देशद्रोही होता है। तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा पैट्रियोट, यानी यहाँ पर देशभक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है मीनिंग ऑफ टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यहाँ पर टर्न ओवर अ न्यू लीफ जो आइटम फ्रेजेज होता है उसका यहाँ पर अर्थ पूछा गया है। तो टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है कि जैसे कोई आप गलत काम कर दिए उसके अगर नए बिहेवियर के साथ अगर आप फिर से उठते हैं तो इसे बोला जाता है टर्न ओवर अ न्यू लीफ, यानी चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट यहां प्रश्न है द कमीशन हैज सजेस्टेड सेवरल मेजर्स टू डैश द बेसिक राइट्स ऑफ द वोमेन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कमीशन ने सजेस्ट किया है कुछ मेजर्स जिसमें जो वोमेन का जो बेसिक राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम इसमें इस कमीशन ने सजेस्ट किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोटेक्ट, यानी आयोग ने महिलाओं के बुनियादी जो अधिकार है उसको रक्षा करने के लिए कई उपाय सुझाए हैं, यह इस सेंटेंस का मीनिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो होगा द पीजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवेल डैश द फीट ऑफ हिज मास्टर। यहाँ पर दिस के जगह पर हिज होना चाहिए था। यहाँ पर द पेजेंट रिफ्यूज टू ग्रोवेल, यानी यहाँ पर जो सेंटेंस फुल होगा वो यहाँ पर ग्रोवेल एट द फीट ऑफ हिज मास्टर, यानी किसान ने अपने मालिक के चरणों में झुकने से इनकार कर दिया, यह इस सेंटेंस का हिंदी फॉर्म होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एट। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर मैथमेटिक्स का पूछा गया है टू नंबर्स a and b are in the ratio of 13:17 if a is increased by 15% and b is increased by 13% then the new ratio of a to b will be, यानी दो संख्या कोई है a और b, इसका अनुपात 13 और 17 के रेशियो में दिया गया है। यहाँ बताया जा रहा है कि a को 15% इंक्रीज किया जाता है और b को 30% के साथ इंक्रीज किया जाता है। तो a और b का रेशियो यहाँ पर पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ a और b ले लें। यहाँ पर 13 और 17 का रेशियो दिया गया है। यहाँ पर a को 15% इंक्रीज किया जाता है तो 115 यानी 115/100 कर दे, और यहाँ पर इसको 17 को यानी b% को हमारा 30% इंक्रीज किया जाता है तो 130/100 हो जाएगा। यहाँ से 10 से 10 कट हो जाएगा, और यहाँ पर 23 का 5 टाइम्स करेंगे तो 115 आ जाएगा, और यहाँ पर 20 को 5 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर बात करें फिर 10 से 10 यहाँ कट कर दे, 13 से यहाँ पर 13 कट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 23/2 रेशियो
17 आ रहा है और 2 यहाँ पर चला जाएगा तो यहाँ पर आपका 23 रेशियो 34 के रेशियो में निकल कर आएगा, जो कि आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर ऑप्शन की तरफ चले अगर तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 23 रेशियो 34, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा आफ्टर इंक्रीमेंट इन ए एंड बी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded annually and the simple interest on a certain sum of money for 3 years at the 10% annum 279, then the sum is। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक रूप से कोई चक्रवृद्धि ब्याज वाले और साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर 279 रुपये दिया गया है, तो उसका धनराशि कितना होगा। यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर मूलधन यानी प्रिंसिपल पूछा गया है और दोनों का अंतर यहाँ पर यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का अंतर यहाँ पर हमारा 279 दिया गया है। 10% हमारा यहाँ पर रेट दिया गया, 3 वर्ष का टाइम पीरियड दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न को अगर 3 साल के लिए अगर आपको डिफरेंस दिया जाता है तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए आप ट्रिक्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें, ताकि आपको प्रश्न को हल करने में कुछ टाइम पीरियड को बचाने का काम मिलेगा। तो इस तरह की अगर बात करें, जब डिफरेंस 3 ईयर्स के लिए पूछा जाए तो उस दौरान जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल इनटू रेट का स्क्वायर होता है इनटू 300 प्लस रेट बाई 100 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ पर यह प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया और यहाँ पर भी रेट है और 100/100 का स्क्वायर है। जब यह 3 ईयर्स के लिए डिफरेंसेज अगर दिया गया हो तो यहाँ पर सिंपल हम 3 ईयर्स का डिफरेंसेज हमारा 279 दिया गया है, तो 279 हम यहाँ पुट कर देंगे, जो कि इक्वल है प्रिंसिपल हमारा निकालना है, पी को ऐसे ही रहने देंगे। रेट हमारा 10% दिया गया है तो 10 का स्क्वायर हमारा यहाँ पर हो जाएगा इनटू 300 प्लस 10, यहाँ पर रेट हमारा एक रखा गया है तो रेट हम 10 वैल्यू रख देंगे, नीचे हमारा 100 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगर, तो आगे बढ़ने पर हमारा यह होगा कि 279 पी इंटू 10 का जो स्क्वायर था उसे हम 100 कर देंगे इंटू ये हमारा 310 निकल कर आएगा, नीचे हमारा 100 इंटू 100 आ जाएगा। क्योंकि नीचे हमारा 100 का क्यूब था तो यहाँ पर हमारा 100 से 100 कट हो गए, 1 0 से यहाँ पर 1 0 कट कर दे। और जब आप 31 को 9 टाइम्स अगर बात करें, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 279 आएगा, तो 279 में यहाँ पर 9 टाइम्स में कट कर दे। फिर यहाँ पर आपका 9 इंटू 10 इंटू 100 निकल कर आएगा, जो कि आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा। यानी टोटल आपका जो प्रिंसिपल यानी मूलधन निकल कर आएगा और 9000 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 9000 रुपये, जब वह 3 ईयर्स का डिफरेंसेज दिया जाता है और यहाँ पर आपका परसेंटेज रेट दिया गया है और डिफरेंसेज 279 रुपये दिया गया हो। तो इस केस में आप सीधे सीधे जो डिफरेंसेज होगा उसको इक्वल प्रिंसिपल इनटू रेट का स्क्वायर इनटू 300 प्लस आर बाई 100 का क्यूब फार्मूला को आप याद रखें। यहाँ पर अब डिफरेंसेस का इक्वल होता है जब यह 3 ईयर्स के लिए ही केवल यह फार्मूला अप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, सुमन एंड लता वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 days। इफ लता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 12 days, देन द हाउ मेनी डेज विल सुमन टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुमन और लता जो है वो कोई काम को साथ मिलकर 8 दिनों में कंप्लीट करता है। लता केवल अकेले अगर करता है तो 12 दिन का समय लेता है, तो सुमन अकेले करने में कितने समय का लेगा वो। तो यहाँ पर बात करें सुमन और लता साथ मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर दिया। लता है जो अकेले लेकर 12 दिन में करता है। यहाँ पर आप एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो आपका टोटल वर्क निकल कर आएगा। 8 और 12 के जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपका 24 निकल कर आएगा, जो कि आपका टोटल वर्क होगा। यहाँ पर यह टाइम पीरियड दिया गया था,
यहाँ पर हम एफिशिएंसी निकालने के लिए 8 से 24 में निकालने की कोशिश करेंगे तो 3 टाइम्स में आएगा, और 12 को जैसे 24 से करेंगे तो 2 टाइम्स में यह कटेगा। यह इसका एफिशिएंसी क्षमता निकल कर आएगा। यानी यहाँ पर सुमन और लता का एफिशिएंसी 3 है और केवल लता का एफिशिएंसी 2 है। तो यहाँ से हम सुमन का एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो 1 इसका एफिशिएंसी निकल कर आएगा, और 1 एफिशिएंसी के साथ अगर सुमन 24 काम को करेगा तो यह टोटल टाइम जो लेगा वह 24 डेज का लेगा कंप्लीट करने में इसी वर्क को। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 24 डेज इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द रेट ऑफ शुगर enables Sudhir to get 6 kg more sugar for 960 rupees. What is the reduced rate of sugar per kg? यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर 960 रुपये में 6 kg चीनी अधिक खरीद लेता है। तो चीनी का जो प्रति केजी घटा हुआ मूल्य है वो कितना होगा, वो यहाँ पर प्रश्न के अंतर्गत पूछे गए हैं। तो आप यहाँ ध्यान रखिए इस प्रश्न के लिए कि 960 रुपये था पहले, 20% की कमी किस पर हो रहा है, 960 पर। इसी कारण वह 6 केजी जो शुगर है वह अधिक मात्रा में वह खरीद लेता है। इसका मतलब हुआ कि जो 960 में जितने भी प्राइस रिड्यूस हुए होंगे 20% का, वही इक्वल होगा 6 केजी शुगर की। तो यहाँ पर हम 960 का जैसे ही 20% अगर निकालते हैं अगर, तो यह आपका 192 रुपये निकल कर आएगा जो इसका मूल्य घटा था, जो कि इक्वल होगा 6 केजी शुगर की कीमत का। तो यहाँ पर आप 1 केजी शुगर का कीमत निकालेंगे तो आपका 30 रुपीज़ निकल कर आएगा, जो कि यह 1 केजी शुगर के घटा हुआ मूल्य के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो 1 डजन नोटबुक कोटेड एट 125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट, हाउ मेनी नोटबुक्स कैन बी बॉट फॉर 75? यानी 125 पर कोट की गई 1 दर्जन नोटबुक 20% के छूट पर उपलब्ध है, तो 75 में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं वो यहाँ पर पूछे गए हैं। 1 डजन जो है वो 12 के इक्वल होंगे, और यहाँ पर है वो 125 का 20% डिस्काउंट पर उपलब्ध है। तो 125 का 80% जब आप निकालेंगे वो आपका 12 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर ये दो जब जैसे ही आप कट करेंगे आपको, तो आपका यहाँ पर 100 निकल कर आएगा। 100 जो है वो 12 के इक्वल है। तो इस प्रकार अगर बात करें तो 1 का कीमत निकल कर आएगा वो 100/12 निकल कर आएगा। यानी 1 नोटबुक का कीमत जो है वह 100/12 के रिस्पेक्ट में है। तो इस प्रकार हम 75 रुपये में कितने खरीद सकते हैं, तो 75/100/12 से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार अगर बात करें हम 75 × 12 आपका यहाँ पर हो जाएगा 100 नीचे हो जाएगा। यहाँ पर 25 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, 25 से यहाँ 4 टाइम्स से कट जाएगा, 4 से यहाँ 3, और टोटल जो निकल कर आएगा वो आप 75 रुपये में 9 नोटबुक्स खरीदे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, ए सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 9,920 रुपीज आफ्टर 2 years एंड द 12,800 आफ्टर द 5 years, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहाँ पर बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर एक राशि 2 वर्ष के बाद 9,920 रुपये तथा 5 वर्ष के बाद 12,800 रुपये हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज दर यहाँ पर पूछा जा रहा है। चूँकि ध्यान रखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट पर यह प्रश्न बेस्ड है। तो यहाँ पर 5 years में यह 12,800 रुपये होता है, जबकि 2 years में यह 9,920 रुपये होता है। तो यहाँ पर जैसे ही घटाएंगे तो 3 years में आपका जो निकल कर आएगा वो आपका 2,800 रुपये निकल कर आना चाहिए, 2,880 रुपये निकल कर आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 years में जब इतना है तो 2 years का जब यहाँ से आप करेंगे
तो 2 ईयर्स का जो ये निकल कर आएगा वो 1920 रुपये निकल कर आएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो दो हमारा इक्वल है 2 वर्ष के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट वो 1920 रुपये है। टोटल हमारा मिश्रधन होता है 2 वर्ष के लिए यहाँ पर दिया गया है वो 9,920 रुपये दिया गया है। तो जो हमारा मिश्रधन होता है वो हमारा प्रिंसिपल प्लस SI का प्लस होता है। तो यहाँ पर जैसे हम निकालेंगे मूलधन अगर तो 9,920 रुपये में से हमारा 1920 रुपये घटाएंगे तो आपका जो घटकर आएगा वो आपका 8,000 रुपये निकल कर आएगा, जो कि 2 वर्ष के लिए जो हमारा शुरू में मूलधन लगाया था वो 8,000 रुपये लगाए थे। तो यहाँ पर 1920 रुपये आपका ब्याज हो गए, 8,000 रुपये आपका मूलधन निकल कर आ गया, 2 वर्ष के लिए हो गया और रेट हमको निकालना है। और नीचे हमारा 100 हो जाएगा, 2 से 2 कट कर देंगे, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट हो गया, 2 से यहाँ पर 96 में हो जाएगा और 8 से जब 96 में कट करेंगे तो 12 निकल कर आएगा, जो कि आपका 12% ब्याज होगा निकल कर। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर C 12% इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम इज 1,324 रुपीज द सम इज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,324 रुपये है। तो राशि यहाँ पर ज्ञात करना है कितना रुपए टोटल शुरू में लगाया गया था। तो यहाँ पर बात करें कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में अगर हमारा मिश्रधन टोटल अगर दिया गया हो तो उस केस में हम अगर बात करें तो CI जो होता है वो हमारा प्रिंसिपल 1 + R/100 -1 होता है और यहाँ पर हमारा टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हम रखेंगे, निकालना है। यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा दिया गया है 1,324 रुपये दिया गया है, प्रिंसिपल हमारा निकालना है 1 और रेट हमारा दिया गया है यहाँ पर 10%, 3 years का टाइम पीरियड हो जाएगा और यहाँ पर हम 1 घटा लेंगे। तो आगे की तरफ अगर हम चलें तो 1,324 रुपये जो इक्वल होगा हमारा और P और अंदर में हमारा जो 1 + 10/100 था उसे हम 11/10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स हम कर देंगे, -1 हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा 1,331 -/1000 -1 हो जाएगा, जो हमारा इक्वल होगा 1,324 के। और 1,324 जो है इक्वल होगा P × 331/1000 के इक्वल होगा। यहाँ पर यह 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो जो P होगा वो हमारा 4 × 1000, ये हमारा 4000 प्रिंसिपल निकल कर आएगा जो शुरू में इन्वेस्ट किया गया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा 4,000 रुपये। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है x + 1/x का क्यूब यहाँ पर दिया गया है जो कि इक्वल है 27 के। तो यहाँ पर हम x + 1/x जैसे निकालेंगे 27 का 3 वाले फॉर्मेट में चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा x + 1/x का वैल्यू निकल कर आएगा और 3 के इक्वल होगा। तो यहाँ पर आगे हमारा स्क्वायर पूछा गया है कि कितना होगा स्क्वायर। तो यहाँ पर चूंकि हमारा x + 1/x का वैल्यू हमारा जो दिया गया है वो हमारा निकल कर आया है, 3 का वैल्यू में निकल कर आया है। यहाँ पर आगे हम बात करें तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि हमारा x² + 1/x² के हमारा यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x² + 1/x² प्लस यहाँ पर 2 हो जाएगा जो कि इक्वल होगा 9 के। यहाँ पर x² + 1/x² वो इक्वल हो जाएगा हमारा 7 के, यानी 7 हमारा इसका वैल्यू निकल कर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर हमारा C में दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा 7 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तब जाकर हमारा एक्स स्क्वायर अंडर इस जो हमारा ब्रैकेट है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2 का वैल्यू यहाँ पर निकालना है। पहले यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि जो आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो उसको आप ध्यान रखिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल होता है। तो इसी प्रकार हम इस फॉर्मूलों को जब हम कंट्रास्ट यानी जब हम जुड़ाव करेंगे तो यह हमारा एक्स वाई एक्स माइनस 1 के इस होल स्क्वायर निकल कर आएगा जो कि इक्वल यहाँ पर 0 दिया गया है। तो यहाँ से हमारा जो x का वैल्यू होगा वो 1 निकल कर आएगा जब हम इस फॉर्मूले से हम इसको कंट्रास्ट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर हम जब हमारा x का वैल्यू 1 निकल कर आ गया तो हम यहाँ पर 1 के स्क्वायर माइनस 2 पुट करेंगे, यानी 1 माइनस 2 बराबर यहाँ पर हमारा माइनस 1 इसका सही उत्तर होगा। माइनस 1 हमारा दिया गया है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है CCL यानी चाइल्ड केयर लीव फॉर 730 डेज शैल बी ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे एम्प्लॉयज फॉर डैश, यानी महिला रेल कर्मचारियों को डैश के लिए 730 दिनों की CCL प्रदान किया जाता है। तो जो फर्स्ट 2 माइनर चिल्ड्रन होता है उसके लिए 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव फीमेल रेल कर्मचारी को प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो 730 डेज का दिया जाता है इसमें पहले 365 दिन में उसके 100% बेसिक का भुगतान किया जाता है, जबकि नेक्स्ट 365 में जो वेतन का भुगतान किया जाता है वो केवल 80% बेसिक का भुगतान किया जाता है। तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप एक साल में 3 स्पेल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते चाइल्ड केयर लीव को। अब प्रत्येक स्पेल में आप मिनिमम 5 डेज तक ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है एज पर आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रूल एम्प्लॉयज आर क्लासिफाइड इनटू डैश नंबर्स ऑफ कैटेगरीज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो HOER आया था हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल्स, उसके अंतर्गत जो कर्मचारी को क्लासिफाई किया गया है वो टोटल 4 क्लास यानी 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें पहले क्लास में जैसे ही अगर बात करें तो कंटिन्यूअस आता है, सेकंड में इसेंशियली इंटरमीडिएट, फिर हमारा इंटेंसिव और लास्ट में हमारा किसी भी कैटेगरी में शामिल न होने के केस में चौथे कैटेगरी हमारा होता है एक्सक्लूडेड का। तो इस टोटल 4 कैटेगरी में हमारा HOER के अंतर्गत एम्प्लॉयज को क्लासीफाई किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ रेस्ट EI यानी इसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी एम्प्लॉयज कैन अगेन टू बी कॉल्ड फॉर ड्यूटी इन अ डे, यानी इसेंशियली इंटरमीडिएट वाले जो कर्मचारी को एक दिन में कितने घंटे के आराम के बाद दोबारा ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। तो जो हमारा EI के रिस्पेक्ट में जो हमारा होते हैं उनको पुनः ड्यूटी पर बुलाने के लिए कम से कम जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 8 घंटे का कम से कम रेस्ट पीरियड देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है द अपील शैल बी प्रिफर्ड टू एनी हायर अथॉरिटी अदर देन डैश, यानी अपील डैश के अलावा किसी भी उच्च प्राधिकारी के समक्ष की जाएगी। तो जो हायर अथॉरिटी होंगे यहाँ पर अदर देन डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के अलावा आप किसी भी हायर अथॉरिटी के पास अपना अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच एमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मीन्स एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेज। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के बारे में दिया गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी पहले में बताया गया कि बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, सेकेंड में बताया गया है बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स एंड बिटवीन, थर्ड में बताया गया बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। तो यहाँ पर तीनों केस में यह इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स
जो स्टेटमेंट दिया गया वह सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1 and 2 and 3 ऑल आर ट्रू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है फ्लोइंग मैरिड डॉटर। यहाँ पर ध्यान रखें, मैरिड डॉटर के बारे में पूछा जा रहा है। इज एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन प्रिविलेज पासेज। निम्नलिखित में से विवाहित डॉटर विशेषाधिकार पास यानी प्रिविलेज पास में शामिल होने के लिए पात्र है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नॉट एलिजिबल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी अगर जैसे ही उनका मैरिड हो जाता है डॉटर का, उसके बाद वह प्रिविलेज पासेज में एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर प्रश्न रहता अनमैरिड, तो अनमैरिड के केस में वह एट एनी एज, किसी भी एज तक वह प्रिविलेज पास तक वह एलिजिबल रहेंगे, लेकिन मैरिड के बाद उसे एलिजिबल नॉट एलिजिबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहां पर है विच डिडक्शन फ्रॉम सब्सिक्वेंट अलाउंसेस कैन नॉट बी मेड। निर्वाह भत्ते से कौन सी कटौती नहीं की जा सकती, यानी कौन सी कटौती जो होता है वह सब्सिक्वेंट अलाउंस से नहीं किया जा सकता। तो पीएफ सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारा, उससे वह सब्सिक्वेंट अलाउंस को कटौती नहीं कर सकते थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दैट आर यूज्ड व्हाइल इनिशिएटिंग एक्शंस अगेंस्ट एनी रेलवे एम्प्लॉयज अंडर D&A रूल्स 1968। यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो डिसिप्लिन एवं अपील रूल्स है 1968 के तहत किसी भी रेलवे कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के साथ कितने प्रकार के मानव पत्रों का उपयोग किया जाता है। तो टोटल 11 जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म्ड एज पेनाल्टी अंडर D&A 1968। जो अनुशासन एवं अपील नियम है 1968 का, उसके अंतर्गत जो हमारा कौन सा पेनाल्टी के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो सेंस्योर हमारा माइनर पेनाल्टी के अंतर्गत आता है, विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन ये सारे हमारे माइनर और मेजर पेनाल्टी बेसिस जो टाइम पीरियड होता है उस पर यह निर्धारित होता है। लेकिन सस्पेंशन जो है हमारा वो किसी प्रकार के पेनाल्टी नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सस्पेंशन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ स्पाट। स्पाट का फुल फॉर्म होता है सेल्फ प्रोक्लेम्ड एक्सीडेंट रिलीफ टेन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट अलाउड टू बी इंगेज्ड एज डिफेंस काउंसिल। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बचाव पक्ष में वकील के रूप में नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। यानी नॉट अलाउड है एज ए डिफेंस काउंसिल के रूप में जो एक लीगल पिटिशनर होगा, एक कानूनी याचिकर्ता अगर होगा तो वह उसको अलाउ नहीं किया जाएगा एज ए डिफेंस काउंसिल के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर बात करें अगर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैन मेड हैजार्ड। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित खतरा नहीं है। यानी नॉट मैन मेड हैजार्ड की अगर बात करें तो पहला हमारा यहाँ पर है बात करें वार्स एंड सिविल स्ट्राइफ्स, युद्ध और जो नागरिक संघर्ष है ये हमारा मैन मेड होता है। इसके अलावा जो लीकेज ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ये भी हमारा मैन मेड होता है, और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो होता है वो भी मैन मेड होता है। लेकिन जो ड्रॉट है, सूखा, बरसात, ये सारे प्राकृतिक होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे गए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड डैश, यानी आपदा प्रबंधन में डैश शामिल है। तो जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है वह आपातकाल की जो स्थिति के सभी मानवीय पहलुओं को निपटाने का के लिए वो संस्थान बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत अगर बात करें हम तो प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशंस, रिस्पॉन्स, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशंस ये सारे को इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, रिकंस्ट्रक्शंस, मिटिगेशन और रिहेबिलिटेशंस, इस तीनों डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं।
तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए इज हेडेड बाय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व किया जाता है पीएमओ के द्वारा, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनको लीड किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, संविधान के पार्ट 5 भाग 5 में राजभाषा नीति संबंधित उपबंध किस अनुच्छेद में बताए गए हैं। तो जो भाग 5 के लिए अगर बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो पार्ट भाग जो है 5वीं वो आर्टिकल 120 के रिगार्डिंग में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें बताया गया है जो हमारा लैंग्वेज यूज किए जाएंगे प्रोविजन लैंग्वेज का है पार्लियामेंट यानी संसद के अंतर्गत, वो हमारा अनुच्छेद 120 के पार्ट 5 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके अलावा जो 210 है हमारा है, यह हमारा पार्ट 6 के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा है उसमें जो लैंग्वेज प्रयोग किए जाते हैं वो हमारा पार्ट 6 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा हम बात करें तो 351 के अंतर्गत जो प्रोग्रेस ऑफ हिंदी है यानी हिंदी का विकास के रिगार्डिंग आर्टिकल 351 में बताया गया है, और 343 के अंतर्गत हमारा जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया गया था हिंदी को देवनागरी के तौर पर, देवनागरी लिपि में हमारा, और हिंदी को एज ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, ये सारे आर्टिकल 343 के अंतर्गत मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ था। यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह लागू हुआ था हमारा 17 जुलाई 1976 में लागू हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, वर्ष 1973 में गठित पहली रेल हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्षता किसने किया था। चूंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सलाहकार समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वह उस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर यानी होते हैं उन्हीं को इसके अध्यक्ष बनाया जाता है। चूंकि यहाँ पर रेलवे की रिगार्डिंग है तो इसमें रेल मंत्री उस समय जो होंगे 1973 के उस समय के रेल मंत्री वही इसके सलाहकार समिति के अध्यक्ष होंगे। तो उस समय जो ललित नारायण मिश्र थे उस समय के रेल मंत्री थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के बैठकों की आवश्यकता क्या है। यानी यहाँ पर TOLIC के बारे में पूछा जा रहा है, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के बारे में, कि इसका बैठकों जो मीटिंग कंडक्ट करवाया जाता है कुछ इंटरवल पर, तो ये 6 मंथ के इंटरवल पर इसका मीटिंग कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह होते हैं जिस सिटी में यह कंडक्ट करवाया जा रहा है, तो उस सिटी का जो सीनियर मोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होंगे वह इसके चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है। तो यह होम मिनिस्ट्री के द्वारा यानी गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, साल में कितनी बार नियमित यानी रेगुलर पाठ्यक्रम की हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती है। तो रेगुलर पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो साल में 2 बार यह एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, एक बार मई में और सेकेंड टाइम नवंबर के मंथ में यह हिंदी एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की यहाँ पर बात करें तो हिंदी वार्तालाप पाठ्यक्रम की अवधि क्या है। तो जो हिंदी कन्वर्सेशंस के जो पाठ्यक्रम की अवधि होता है वह टोटल 30 घंटे के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हिंदी कहानी या उपन्यास लेखन पर रेलवे बोर्ड द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम बताइए। तो जो हिंदी कहानी या उपन्यास लिखने पर जो रेलवे बोर्ड द्वारा अवार्ड दिया जाता है वह प्रेमचंद पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा।
वहीं मैथिली शरण गुप्त की अगर बात करें तो यह पोएम के राइटिंग पर यानी कविता के राइटिंग पर यह अवार्ड रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाता है। जबकि लाल बहादुर शास्त्री के जो अवार्ड दिए जाते हैं वह टेक्निकल यानी तकनीकी क्षेत्र में अगर कोई बुक आप मौलिक रूप से लिखते हैं तो आपको लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड से रेलवे बोर्ड द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा नीति की जानकारी देते हुए आर्टिकल 343 टू 351 संविधान के किस भाग में है? तो जो अनुच्छेद 343 से 351 बताया गया है वह भाग 17 के अंतर्गत बताए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, राजभाषा अधिनियम यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट की धारा 3(3) यानी सेक्शन 33 को कब से प्रवृत्ति में इफेक्टिव में आया था? तो यह इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1965 को यह इफेक्ट में लाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अंतर्गत जो डॉक्यूमेंट है वो टोटल 14 डॉक्यूमेंट को शामिल किया गया है जो कि बाइलिंगुअल है यानी इंग्लिश एंड हिंदी में है, जिसका निर्धारण जो इसके साइनिंग अथॉरिटी होंगे डॉक्यूमेंट्स के उसको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि जो डॉक्यूमेंट जारी किए जा रहे हैं 14 डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वह बाइलिंगुअल फॉर्मेट्स में हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर है इसका आप सॉल्यूशन चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर अपना पेपर भेज सकते हैं। धन्यवाद।